अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं उन फैक्टर्स की, उन असबाब की जिनको हम क्या कहते हैं, अबायोटिक या गैर हयातियाती असबाब, जो किसी भी हैबिटाट के लिए, किसी भी मस्कन के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, दर्जे हरारत। और हमने कहा कि दर्जे हरारत की वजह से क्या होता है, तो हमने कहा दर्जे हरारत में तब्दीली होती है मौसम की वजह से। फिर हमने कहा कि लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट है। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट का मतलब ये कि जमीन की सतह से ऊपर जा रहे हैं। इसी तरह से खुदबैन की तरफ अगर जा रहे हैं, इक्वेटर से, सेंटर से अगर आप खुदबैन की तरफ जा रहे हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं, तब भी टेम्परेचर कम होता है। और इसी तरह से फिर हमने कहा कि जो टेम्परेचर है, जो हरारत, दर्जे हरारत है, उसके हिसाब से जानदारों ने अपने आप को क्या करके रखा है, अडेप्ट करके रखा हुआ है। वो उसी के हिसाब से, उसी तर्ज में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर वहां से आप उनको कहीं तब्दील करेंगे तो हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी वहां गुजार ना सके। फिर हमने कहा कि वो ऐसे जानदार है जो बहुत वसी दायरे की दर्जे हरारत के अंदर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, तो उनको हमने कहा था यूरीथर्मल। और जो बहुत छोटे से दर्जे हरारत की रेंज में, दायरे में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनको हमने कहा स्टीरोथर्मल। फिर उसके बाद हमने कहा कि जब जानदार जो होते हैं उनका एक अपना मकाम होता है जिसको कहा जाता है निश। वो जो निश होता है वहां पर वो अपना फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, वो अपना अमली किरदार वहां पर अदा करते हैं, वहां के जो भी माहौल है उससे वो इस्तेफादा करते हैं। और फिर ये होता है कि वो उस जगह के हिसाब से अपनी जिंदगी बना चुके, अगर उसको वहां से तब्दील किया जाए तो उनकी जिंदगी वहां पर खत्म भी हो सकती है। तो इस तरह का जो एरिया होता है उसको हमने कहा था निश। ना अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि और कौन सा गैर हयातियाती फैक्टर है, कौन से गैर हयातियाती असबाब है। तो उसमें है पानी। उसमें कौन है, पानी भी ये गैर हयातियाती असबाब है जो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जानदार के ऊपर, उसकी जिंदगी के ऊपर। तो दर्जे हरारत के बाद पानी उज़्ज़ू यानी जानदारों पर असर अंदाज होने वाला दूसरा सबसे ज्यादा अहम आमिल है, या सबब है, या फैक्टर है। दरअसल हमको ये मालूम है, हमने इवोल्यूशन में भी ये पढ़ा हुआ है कि हयात की जो इब्तिदा है वो पानी में होगी। ये कहा जाता है कि जो पहला सेल बना था वो भी पानी में बना था, याद आ रहा है। और बगैर पानी के इसका कायम रहना नामुमकिन है, यानी कोई भी जानदार हो, हमको मालूम है कि पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। सहरा में इसकी दस्तयाबी इतनी महदूद है कि सिर्फ स्पेशल अडेप्टेशन ही की मदद से वहां उस दूरियों का रहना मुमकिन है। देखिए अगेन बात कहां पर आ गई, बात आ गई स्पेशल अडेप्टेशन, यानी किसी भी माहौल के अंदर अपने आप को क्या करना, तब्दील करना, उसके हिसाब से अपने आप को वहां पर सरवाइव करने के, वहां जिंदा रहने के काबिल बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। तो जितने भी जानदार है वो क्या करते हैं, किसी भी जगह जहां पर वो सरवाइव कर रहे हैं, वहां जिंदा रह रहे हैं, वहां तौलीद का अमल कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका बड़ा रीजन है कि उन्होंने अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से, उस हैबिटेट के हिसाब से, उस निश के हिसाब से अडेप्ट करके रखा है। पौधों की पैदावार और बिखराव में भी पानी पर बहुत, यानी पौधे जो होते हैं तो इनका बिखराव ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो हमने पॉलिनेशन के अंदर भी पढ़ा था। पानी ये एक पॉलिनेटिक फैक्टर है जिसको हमने अबायोटिक फैक्टर की केस में पढ़ा था। जिस तरह से हमने पतंगों की, तितलियों की और दूसरे जानदारों की बात किए थे, वहां पर हमने इनको भी पढ़ा था, लेकिन हमने इनको कहा रखा था अबायोटिक फैक्टर। तो इससे बात समझ में आता है कि पॉलिनेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पानी का। फिर आप सोच रहे होंगे कि वो जानवर जो समंदरी झील, दरिया में रहते हैं, उन्हें पानी से मुताल्लिक कोई मसला नहीं पेश आता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी बहुत सारे मसले हैं, उनको भी बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस पानी के कंडीशन के हिसाब से, उस पानी के माहौल के हिसाब से क्या करके रखा हुआ है, अडेप्ट करके रखा हुआ है। वहां पर उन्होंने अपने आप को बना के रखा हुआ है। अब अगर आबी उज़्ज़ू की अगर बात कर सकते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स की अगर बात करते हैं, तो पानी की क्वालिटी यानी पानी का कीमियाई अज्जा वहां पर बहुत अहमियत रखता है। पानी की क्वालिटी, वहां पर जो वाटर क्वालिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाटर क्वालिटी का मतलब क्या होता है, वाटर क्वालिटी का मतलब होता है वाटर का पीएच, उस पानी का क्या है, पीएच है, वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर हम ये कहें कि जो मीठा पानी है, मीठे पानी में जो नमकियात का इर्तिकाज है, यानी जो सॉल्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, खारापन कहते हैं, उस खारापन का हिस्सा फी हजार की हैसियत से नापा जाता है।
यानी पार्ट्स पर मिलियन में उनको नापा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में उनको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो इतना कम सॉल्ट मीठे पानी में होता है। तो इस तरह से हम ये करें कि मीठे पानी में नमकियत का जो इर्तिकाज है वो 5% 5% से भी क्या होता है, कम होता है। और समंदरी पानी में ये 30 से 35%, और कुछ हाइपर सलाइन लगून्स, क्या बोला जाता है उनको, हाइपर सलाइन लगून्स, हाइपरसलाइन लगून्स, उसमें तो क्या होता है 100% से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब उस पानी की जो क्वालिटी है मीठे पानी की, खारे पानी की और हाइपरसलाइन की बहुत अलग अलग है। किसकी वजह से, खारेपन की वजह से, उस नमक की वजह से। तो इसका मतलब है कि वहां के जो जानदार है वो जो मीठे पानी के जो जानदार है वो बहुत कम पानी में रहने के आदी है। अगर आप उनको लगून्स में लेके जाकर रख देंगे तो उनकी क्या हो जाएंगी, मौत हो जाएगी, वो मर जाएंगे। जिस तरह से हमने एक, अगर आपको याद आ रहा होगा तो प्लांट वाटर रिलेशन में हमने कंसेप्ट पढ़ा था। आपको याद आ रहा है कि अगर जो प्लांट का पार्ट है, यानी जो सेल है, उस सेल के अंदर अगर सॉल्ट ज्यादा है और उसको अगर आप पानी में रख देंगे तो पानी बाहर से अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से वो फूल जाएगा। या फिर ऐसे उस सेल को अगर हमने ऐसे पानी में रखा जहां पर ऑलरेडी सॉल्ट ज्यादा था तो उसके अंदर से पानी पूरा निकल जाएगा, नतीजे में वो सेल क्या हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पर लेकर आइए कि अगर किसी मीठे पानी वाले जानदार को हमने खारे पानी वाले में डाल दिया तो उस मीठे वाले पानी के जानदार के अंदर जितना भी पानी होगा वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, नतीजे में वो मर जाएगा। या फिर ऐसा जानदार है जिसके जो खारे पानी में रहता था तो उसके बॉडी के अंदर हमेशा नमक की क्वांटिटी ज्यादा रही होंगी, अब उसको अगर आपने मीठे पानी में डाल दिया तो नतीजे में क्या होगा, जितना भी बाहर का पानी था वो सब उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, नतीजे में वहां उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि पानी में रहने वाले जो जानदार है उनके अपने अलग अलग मसाइल है। ठीक है, कुछ नामियाती अजसाम में ज्यादा खारे पानी को बर्दाश्त करने की क्या होती है, कुव्वत होती है। अगर ऐसा है तो उनको कहा जाता है यूरोहलाइन। क्या कहा जाता है उनको, यूरोहलाइन। ये ऐसा ही वर्ड हो रहा है ना, याद आ रहा है आपको, अभी हमने पढ़ा था यूरोथर्मल, है ना, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं उनको हमने कहा था यूरोथर्मल। वैसे ही जो बहुत ज्यादा खारे पानी को बर्दाश्त करते हैं उनको क्या कहते हैं, यूरोहलाइन। लेकिन दूसरे बहुत से ज्यादा खारेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी जो बहुत ही नैरो रेंज में खारे पानी को बर्दाश्त करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, हम उनको कहेंगे स्यूनोहलाइन। क्या कहेंगे उनको, स्यूनोहलाइन कहेंगे। ठीक है, जो मीठे पानी में कर पाते उनको मीठे पानी में नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें क्या होगा, ऑस्मोटिक दबाव। देखो हमने पढ़ रहा हूँ प्लांट वाटर रिलेशन में भी ऑस्मोटिक दबाव की बात की गई, यहाँ पर भी वही वर्ड आ गया, ऑस्मोटिक दबाव की मुश्किलात का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को आप याद रखिए कि जिस तरह से पानी अगर सेल के अंदर ज्यादा है तो और बाहर नमक ज्यादा है तो पानी सेल से निकल के बाहर चला जाएगा, और अगर बाहर पानी में नमक कम है सेल के अंदर ज्यादा है तो बाहर से पानी कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। दोनों भी कंडीशन में यहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एक जगह वो सुकड़ जाएगा, एक जगह वो फैल जाएगा। ठीक, नाउ अब तीसरा जो फैक्टर है उस तीसरे फैक्टर को कहा जाता है रोशनी। तीसरा जो फैक्टर है वो कौन है, रोशनी, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइट। क्या कहते हैं हम उसको, लाइट। तो चूंकि पौधे अपनी ग़िज़ा ज़ियाई तालीफ के जरिए यानी फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए बनाते हैं, जो तभी मुमकिन है जब जरिए तवानाई यानी सूरज की रोशनी हो। लिहाजा जो जानदार है यानी जो पौधे हैं उनके लिए खास तौर पर ऑटोट्रॉफ्स के लिए रोशनी की अहमियत का अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं। तो स्पेशली वो जानदार जो ऑटोट्रॉफ्स है, जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, उनके लिए रोशनी की अहमियत कितनी ज्यादा है हम इस बात से समझ सकते हैं, क्योंकि वो सूरज की रोशनी के जरिए क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। ना जंगल में उगने वाले बहुत सारे छोटे पौधे और जो लंबे हैं बहुत कम रोशनी में मुनासिब ज़ियाई तालीफ करने के क्या हो चुके हैं, आदी हो गए हैं। यानी बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं तो वो तो आसानी से सूरज की रोशनी को ले लेंगे, लेकिन जो छोटे हैं जो कम से कम रोशनी उनके पास आती है तब भी वो जिंदा रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। वो अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि इन पर मुसलसिल घने दरख्तों का क्या होता है, साया रहता है, जिसके नतीजे में उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया कि भाई
یعنی ہم کم سے کم اگر روشنی بھی ملیں گی تب بھی ہم ہمارا کیا کر لیں گے، ضیاء طالب یعنی کم پہ گزارا کر لیں گے۔ نا پھول بنانے کے لیے بھی جو پودے ہوتے ہیں وہ اپنی فوٹو ہیراڈک نو، اس کو کیا بولا گیا ہے دیکھو، پورا کرنے فوٹو ضروریات کو نہیں فوٹو پیریوڈک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سورج کی روشنی پر کیا ہوتے ہیں، منحصر ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے فوٹو پیریوڈزم۔ فوٹو پیریوڈزم کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو فوٹو ہے یعنی جو لائٹ ہے، اس لائٹ کا ان کے کھلنے پر بہت اہم رول ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فوٹو پیریوڈزم۔ اب وہاں پر غلطی سے دیکھیے ہیراڈک وغیرہ ٹرانسلیٹ ہو گیا اردو میں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے فوٹو پیریڈ۔ تو فوٹو پیریڈ بہت امپورٹنٹ ہے ان کا۔ بہت سارے جانوروں میں لیے بھی روشنی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں جانوروں میں؟ پلانٹ کی بات سمجھ میں آتی ہے، پودوں کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضیاء طالب کا عمل ہوتا ہے، لیکن جو دوسرے جانور ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ تو دوسرے جانوروں کے لیے خاص بات کیا ہوتا ہے، کیونکہ روشنی کی وجہ سے ڈائیورنل مطلب جو دن ہوتا ہے وہ دن ان کے لیے کیا ہوتا ہے، ایکٹیو۔ دن میں وہ ایکٹیو، جیسا ہم کہتے ہیں نا ڈائیورنل کا اپوزٹ کون ہوتا ہے، نیکٹرنل، جو رات میں جاگتے ہیں۔ ڈائیورنل مطلب جو دن میں جاگتے ہیں۔ تو روشنی اصل میں ان کے دن بھر کے کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو بہت سارے جاندار ایسے جو روشنی میں ہی اپنے کام کرتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے ڈائیورنل۔ اور روشنی کی جو مدت ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، فوٹو پیریڈ، اور جو روشنی کی شدت ہے اس میں موسمی تبدیلیاں، ان کے لیے چارے کی تلاش یعنی فوریجنگ مطلب چارہ تلاش کرنا ہے۔ تو صبح ہوگی تو وہ گھر سے باہر نکلیں گے، چارہ ڈھونڈیں گے، کریں گے۔ جیسے ان کو لگے گا کہ اب سورج ڈوبنے والا ہے، روشنی ختم ہونے والی، تو اپنے گھر کی طرف واپس آئیں گے۔ تو یہ روشنی جو ہے یہ ان کے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ ان کی دن بھر کی جو ایکٹیویٹی ہے ڈائیورنل، اس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پھر اسی طرح سے اسی طرح سے ہجرت کے لیے اشارے کا کام کرتی ہے۔ تو روشنی اگر ہوں گی تو وہ نکلیں گے، راستے پہ سفر کریں گے، نہیں ہوگی تو بیٹھے رہیں گے۔ ٹھیک، زمین پر روشنی کی دستیابی درجہ حرارت سے قریبی تعلق رکھتی ہے، اور ہم کو معلوم ہے جتنا زیادہ سورج کی روشنی ہوگی اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہوگا، جتنے سورج کی روشنی کم ہوگی اتنا زیادہ ٹیمپریچر کم ہوگا۔ اس کا مطلب روشنی میں اور درجہ حرارت میں بہت زیادہ تعلق ہے۔ چونکہ سورج ہی دونوں کا کیا ہے، ذریعہ ہے، لیکن سمندر کی گہرائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ کتنی گہرائی؟ 500 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں ماحول ہمیشہ تاریک رہتا ہے، اور وہاں کے جو باشندے ہیں یعنی وہاں کے جو جاندار ہیں، وہاں کی جو پاپولیشن ہے، وہ آسانی سے ذریعہ توانائی یعنی سورج کے وجود سے واقف نہیں ہے۔ یعنی زمین کے 500 میٹر کے نیچے جو جاندار رہتے ہیں وہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا جو روشنی کا ذریعہ ہے یا جو ہمارا انرجی کا سورس ہے وہ سورج ہے، تو پھر ان کا ذریعہ توانائی کیا ہوگا۔ تو شمسی شعاع کی اسپیکٹرل کوالٹی دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے لائٹ، دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں اس لائٹ کی کیا ہوتی ہے، لائٹ ریز، اور ان لائٹ ریز کی کیا ہوتی ہے، اسپیکٹرل کوالٹی۔ کیا ہوتی ہے ان کی اسپیکٹرل کوالٹی، یعنی الگ الگ ان کا کیا ہوتا ہے، اسپیکٹرا ہوتا ہے، الگ الگ ان کا ریجن ہوتا ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ تو اسپیکٹرل کوالٹی بھی حیات کے لیے بہت اہم ہے۔ یعنی ہم خود یہ بات کو فوٹو سینتھسس میں بھی پڑھتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک رینج ہے پورے لائٹ کی جس کو یوز کیا، یعنی یووی رینج کو ہم یوز نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم ایک ہی رینج کو یوز کرتے ہیں جس سے ہم کو فائدہ ہے۔ پھر ہمارے پاس بھی گرین رینج ہے، ریڈ رینج ہے، ویبجور جس کو ہم کہتے ہیں، تو الگ الگ رینج کی۔ تو یہاں پر اب لائٹ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لائٹ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو پھر کس سے اٹھائیں گے؟ اس لائٹ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ریجن ہیں ان ریجنز کا فائدہ اٹھا کے وہ کیا کرتے ہیں، اپنا فوڈ بنانے کا کام کرتے ہیں۔ تو اسپیکٹرم کا یووی جو جز ہے کچھ عضو یا کچھ جانداروں کے لیے کیا ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں، جبکہ سمندر کے مختلف گہرائیوں میں رہنے والے پودوں کی مرائی اسپیکٹرم یعنی ویزیبل اسپیکٹرم کے سارے رنگ دستیاب نہیں ہوتے۔ یعنی پانی میں جو رہنے والے ہیں ان کے لیے پورے جو ویزیبل اسپیکٹرم ہوتا ہے جس کو ہم ویبجور کہتے ہیں، وہ سارے لائٹ ان کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی ضرورت کے حساب سے کیا کر لیں گے، ان کا استعمال کریں گے۔ جیسے ریڈ، گرین اور یا بھوری الگی جو کیا ہوتی ہے، سمندر میں رہتی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سرخ ہے، یہ سبز ہے یعنی گرین ہے، اور یہ بھوری والی، تو کس طرح سے ان کے پاس کیا ہوں گے، آپ کو یاد آ رہا ہوگا، ہم نے پڑھا ہوا ہے
ये जो एल्गी वगैरह थे, इवन दो हमने अलग अलग टाइप इनके पढ़े हुए, किस तरह से ये लाइट का इस्तेमाल करके अपने आप को अलग बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर फिर इनमें से कौन सी समंदर के सबसे गहरे पानी में मिलती है और क्यों, यानी इन तीनों भी अलगी में से समंदर के सबसे गहरे पानी में कौन सी अलगी होती है और वो वहां पर क्यों आसानी से सरवाइव कर जाती है और वो वहां पर क्यों मिलेगी। ठीक है, तो ये एक जो फैक्टर था वो कौन है, रोशनी। लेकिन रोशनी के मामले में एक बात याद रखना है कि रोशनी जो है ये चार फैक्टर, तो चार फैक्टर में से ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ना। चौथा जो फैक्टर है वो कौन है, मिट्टी। चौथा जो फैक्टर है वो कौन है, वो है मिट्टी। तो मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी की खुसूसियत क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। टूटने या घसने का अमल, आया मिट्टी कहीं से लाई गई है या तहदार यानी सेडिमेंट्री है, और मिट्टी का नमू कैसे हुआ, ये सब मौसम पर मुनहसर है। यानी हम जब मिट्टी की खुसूसियात की बात करते हैं तो मिट्टी की खुसूसियात कौन डिसाइड करेगा, और मिट्टी की खुसूसियात इतनी मुख्तलिफ क्यों है, तो उसका रीजन है एक तो टूटने या घसने का जो अमल है कि किस तरह से अमल हो रहा है। यानी अगर आप सोचिए कि एक बड़ा पहाड़ है वो अचानक में फट गया, टूट गया, या वही पहाड़ है धीरे धीरे आप उसको काट रहे हैं, या वही पहाड़ है कई मौसम गुजरने के बाद धीरे धीरे वो पहाड़ धीरे धीरे जर्रा हो रहा है, तो तीनों भी शक्लों में जब वो टूटेगा तो एक जगह है जहां पर बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स बनेंगे, दूसरी जगह जहां पर आप जब उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट है, और एक जगह है जहां पर मौसम की वजह से बनेगा तो इस तरह की मिट्टी बनेगी जो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेगी, छोटी छोटी रहेगी। इसी तरह से मिट्टी कहीं से लाई गई है, यानी आपने कहीं और से मिट्टी लाया, जैसा हमारे पास अक्सर ये होता है कि जब बारिश के दिन आने वाले होते हैं तो दलदल को निकाला जाता है ना। फिर इसी तरह से कोई पहाड़ है उसको खोद रहे हैं, उसकी मिट्टी शिफ्ट की जा रही है, तो मिट्टी कहाँ से लाई गई वो तय करेगी। और तीसरा, मिट्टी की जो क्वालिटी है, जो खुसूसियात होगी वो मुख्तलिफ इसलिए होंगी कि सेडिमेंट्री यानी लेयर बाय लेयर जब वो जमा हो रही है तो उसकी बात होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर है कि मिट्टी नमू कैसे पा रही है, तो मिट्टी कहीं से लाई गई है, मिट्टी कहीं टूट रही है, मिट्टी के अंदर सेडिमेंटेशन यानी लेयर बन रही है, तो किस तरह से मिट्टी ये बन रही है। तो ये सारी बातें अक्सर किस पे डिपेंड होती है, मौसम पर मुनहसिर है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मौसम पर मुनहसिर मिट्टी की मुख्तलिफ खुसूसियात होती है। मसलन मिट्टी के अज्जा यानी दाने का साइज की, उसके साइज कितना होगा, फिर मिट्टी का मजमुआ कि उसमें क्या क्या चीजें होगी, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, फिर मिट्टी के अंदर रसाव यानी उसके अंदर जब पार्टिकल साइज होगा तो उसमें से जाने के लिए जो रास्ता होगा वो कैसा होगा। इसी तरह से पानी के इंतजाब की उसकी कुव्वत कि वो कितना ज्यादा पानी होल्ड कर सकेंगे, कितना ज्यादा पानी वो इंतजाब कर सकेंगे, ये सब कुव्वत का क्या करती है, तायुन करती है। तो मिट्टी का साइज, मिट्टी के दाने का साइज, मिट्टी का मजमुआ, उसका रसाव, ये पानी के इंतजाम की क्या करती है, तायुन करती है। इसलिए मिट्टी बहुत अहम है क्योंकि वो प्रेसिपिटेशन में काम करेगी। प्रेसिपिटेशन हमने कहाँ पढ़े, अब भी पढ़े हमने। वो प्रेसिपिटेशन किस लिए जिम्मेदार है, प्रेसिपिटेशन इसलिए जिम्मेदार है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को रोकेगा। अगर ज्यादा पानी रुकेगा तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी, प्लांट की ग्रोथ होगी तो अलग अलग जानदार वहां आकर रहना शुरू होंगे, अलग अलग जानदार अगर वहां रहना शुरू होंगे तो बायोडाइवर्सिटी बनेगी, इस तरह से वो एक बायोम बन जाएगा। अगर उसमें पानी को होल्ड करने की सलाहियत नहीं है तो पानी बहता जाएगा, वहां पर बहुत ज्यादा प्लांट नहीं रहेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा जानदार नहीं रहेंगे। वो भी एक बायोम है जो सहरा की तरह दिखता है, रेगिस्तान की तरह दिखता है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट को ना। इन खुसूसियात के अलावा पीएच, इन खुसूसियात के अलावा नमकियत और टोपोग्राफी, देखिए तीन चीजें हैं कि उस मिट्टी का पीएच, उस मिट्टी का नमकियत यानी उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, और तीसरा उस मिट्टी की टोपोग्राफी यानी वहां जो पार्टिकल साइज है वो किस तरह की है, या जो लेयर बनी हुई है वो किस तरह से बनी हुई है। बहुत हद तक किसी इलाके की नबातात का क्या करेंगी, तायुन करेंगे। जैसा मैंने अभी बताया, अगर मिट्टी के साइज, सॉइल का, दाने का साइज इतना है कि वो बहुत ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है, और मिट्टी बहुत मजमुआ मतलब बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर पानी का इंतजाम करेंगी, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, तो वहां पर नबातात की तादाद क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है। तो इसको वो क्या है कि नबातात का तायुन यानी हर्ब्स का तायुन भी मिट्टी के कंपोजिशन पर मुनहसिर है। और फिर यही इस बात का तायुन भी करते हैं कि कौन से जानवर इन इलाकों में रह सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर नबातात ज्यादा होंगे तो जानवर भी वहां पर आएंगे उनको खाने के लिए, इस तरह से क्या होगा, उनकी तादाद भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस तरह से आबी माहौल में वहां की तहदार खुसूसियत क्या करती है, तायुन करती है कि कौन सी बैंथक जानवर वहां होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैंथक, ये एक वर्ड इस्तेमाल होता है, बैंथिक, बैंथिक
एनिमल्स, बेंथिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल जो पानी की डीप सतह में होते हैं, बहुत नीचे मौजूद होते हैं, उनको कहा जाता है बेंथिक एनिमल्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रवैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना क्या करते हैं, अदा करते हैं। तो इनको कहा जाता है अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, नाउ बच्चों, हम लोग कल दोपहर में जोहर की नमाज के बाद लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह कल कोशिश ये रहेगी कि 2 से 4 हमारा एक लेक्चर हो, और उसके बाद 5 बजे से 7, 7:15 बजे तक लेक्चर हो, ताकि कल ये चैप्टर खत्म करने के साथ साथ हम दूसरा और एक नया चैप्टर की क्या करें, शुरुआत करें। मॉर्निंग में अक्सर दिक्कत हो रही है, दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी दूसरी जो क्लासेस है वो अर्ली मॉर्निंग हो गई, इसलिए मेरे को फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर जाने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। तो उसमें होता ये है कि यहाँ से जाने के, क्योंकि मेरे को आने जाने में ही मेरे को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट पर आने, और इंस्टीट्यूट से घर जाने को, फिर वहां से फिर दूसरी कोचिंग जाना है। ठीक है, इसलिए ये इश्यूज की वजह से मैं सुबह में अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।